नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर सामान्य हिंदी का जो पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे व्याकरण, मैंने कहा था कि पहला सेमेस्टर व्याकरण का ही होता है और व्याकरण जो थी वो पूरी मैंने आपको बता दी थी, सब कुछ आपको समझा दिया था। अब आपने क्या किया है ये आपको पता, समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा आपने क्या लिखा है और जो उत्तर उसका क्या है ये आप थोड़ा सा अपना आकलन कर लेना। तो शब्द एक ही जगह और भी हो सकते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन किसका क्या आंसर है वो थोड़ा सा देख लेना। तो सामान्य हिंदी प्रथम सेमेस्टर का प्रश्न पत्र जो है उसका हल मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा सारी चीज़ जो है, क्योंकि जब तक आप सही नहीं करोगे, क्योंकि गणित कैसे नंबर होते हैं व्याकरण के, गणित में सवाल सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर सही नहीं है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा यही चीज़ें होती हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया है प्रत्यय। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चीज़ें हैं। उपसर्ग में किसी शब्दांश के पूर्व कोई शब्द लगता है, फिर उसका अर्थ बदलता है, और प्रत्यय में क्या लगता है? शब्दांश जो है वो शब्द के पीछे लगता है। तो प्रत्यय वाले शब्द हैं वो हमेशा पीछे आते हैं, उन्हीं का उच्चारण जो है शब्द आपसे पूछे गए हैं उन्हीं को पीछे लगाना था। अब कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे बीए कर रहे हैं लेकिन उनको ये भी अंतर नहीं है कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है। तो देखिए, आपसे दो प्रत्यय पूछे, एक प्रत्यय तो क्या दिया है? आवट दिया है, और दूसरा प्रत्यय आपको क्या पूछा है? आई। तो ये दोनों ही शब्द जो है ये पीछे, कोई भी शब्द आप बनाओगे उसके पीछे की ध्वनि में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आवट है तो यहाँ आवट है तो आप लिख सकते हो, जैसे थकावट है, क्या दिया है? सजावट है, क्या दिया है? दिखावट। समझ रहे हो आप? कोई भी शब्द आप बना सकते हो जिसमें आवट शब्द की ध्वनि निकल के आ रही हो, ऐसे शब्द आपको, और शब्द भी कैसे हो? सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले। अब देखिए, थकावट, सजावट, दिखावट, मिलावट, कोई भी शब्द हो सकता है। दो शब्द आपसे पूछे, ये आई पूछिए, आई का मतलब है, जैसे आपने लिखा है चटाई, क्या लिखा है? चटाई, क्या चटा है? इसमें दिया है, जैसे अपन लिखते हैं छपाई। अरे कोई भी शब्द है जिसमें आई यहाँ दिखाई दे रहा है, आ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। यहाँ आवट शब्द प्रत्येक में यहाँ आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ वही चीज़ सार्थकता होनी चाहिए, शब्द ऐसे होने चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले और जो मात्रा आ रही है वो मूल शब्द में दिखाई देनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद दूसरा जो पूछा गया था आपसे, इसमें दिया है समास का नाम पूछा है। दूसरा क्या पूछा है? समास का नाम, समास का क्या पूछा है? नाम पूछा है। और समास के नाम में आपको क्या दिया है? एक चौराहा दिया है, चौराहा। और दूसरा शब्द आपको क्या दिया है? लंबोदर। तो समास मैंने आपको पढ़ाए थे समास, ठीक है। तो चौराहा का मतलब है कि कोई ऐसी शब्द जिसमें संख्या दिखाई दे, समझ रहे हो? अरे सीधी बात है, चौराहा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है चार, क्या है? चार राहों का समूह, चार राहों, समूह। राहों का मतलब जानते हो? राहों का मतलब होता है रास्ता। अरे जहाँ चार रास्ते मिलते हुए दिखाई दे उसको चौराहा बोलते हैं। तो चौराहा, यहाँ चार क्या है? ये संख्यावाचक है,
संख्यावाचक, ये संख्यावाचक है। और संख्यावाचक जहां दिखाई दे तो वो आपका क्या होगा? दिगु। समझ लो आप? तो वो चौराया शब्द 4 राहों का समूह है जो संख्यावाचक है, तो उसमें सीधी बात है कि वो आपका क्या है? वो आपका दिगु समास है। यहाँ लंबोदर दिया है, इसका मतलब है लंबा, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, अर्थात कौन है? जिसे अपन कहते हैं गणेश जी। अरे मैंने आपको बताया था समासों में लंबा, लंबोदर, इसका मतलब है कि जहां, ये कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि। और बहुब्रीहि में क्या होता है कि जो शब्द है वो किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करता है, कोई तीसरा ही अर्थ वो निकल के सामने आता है। तो यहाँ लंबोदर लिखा है और यहाँ दिया लंबा है उधर जिसका, तो सबसे बड़ा पेट किसका दिखाया है? उधर, उधर माने पेट, पेट तो गणेश जी का है। तो लंबा है उधर जिसका गणेश, जैसे अपन कहते हैं दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन है? राम। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथों में, अर्थात सरस्वती। पद्मासन, पद्म है जिसका आसन, अर्थात लक्ष्मी। इसका मतलब कोई तीसरा ही अर्थ निकल के आए, वह बहुब्रीहि समास है। तो ये आपका क्या था? बहुब्रीहि। यह आपका क्या था? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास था आपका। समझ लो। इसके बाद आपसे तीसरी जो चीजें पूछी गई थी वो सर्वनाम की पूछी गई थी। सर्वनाम, इसका मतलब सर्वनाम को सावधान परिभाषित करना था आपको। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि जो दिया कि जिन शब्दों का प्रयोग क्या दिया है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्या दिया है? जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पर, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सब विशेषण कहते हैं, जो उनकी विशेषता बताता है। तो यहाँ जो दिया है जिसमें सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या है? सभी का नाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सभी का नाम, जिसमें मैं, तुम, वे, आप, समझ लो। तो ये सब चीज़ें आती हैं। और सर्वनाम कितने हैं? भेद भी मैंने आपको बताए, 6 भेद, समझ लो। लेकिन यहाँ आपसे सिर्फ पूछा क्या गया है? सर्वनाम का 100 उदाहरण और परिभाषा आपसे पूछी गई है। तो 100 उदाहरण और परिभाषा, इसका मतलब परिभाषा दीजिए, फिर उसका उदाहरण आप लिखिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, भेद भी आपसे नहीं पूछे हैं। लिखना चाहे तो आप लिख सकते थे, लेकिन छोटे क्वेश्चन है, जितना पूछा जाए उतना ही उसका उत्तर आंसर देना चाहिए था। अब देखिए इसमें जो दिया है कि क्रिया की परिभाषा, प्रमुख भेद। अरे जो शब्द किसी क्रिया के होने या करने का संकेत करते हैं, जो शब्द किसी क्रिया का होने का संकेत करते हैं, तो फिर सीधी बात है वहाँ क्रिया होती है। क्रिया आकर्मक और सकर्मक 2 प्रकार की होती है, ठीक है। फिर उनके अंतर्गत भी उनके भेद दिखाए गए हैं, लेकिन मूल रूप से आकर्मक और सकर्मक 2 क्रियाएं। तो बस इतना ही आप लिख के अपना काम समाप्त कर सकते थे। छोटे क्वेश्चन है, इसलिए अगर बड़ा हो तो बात एक अलग है, पूरी डिटेल से देना होता है। अब देखिए यहाँ आपको जो शब्द दिए हैं वो क्या दिए हैं? आपको यहाँ शुद्ध करके लिखना है। यहाँ शुद्ध शब्द जो है, शुद्ध शब्द है जिसमें आपको क्या दिया है? एक शब्द था आपका दिया है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ये शब्द था। और दूसरा शब्द था आपका क्या है? भगीरथी, 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 ये 2 शब्द थे। तो प्रदर्शनी है, तो इसमें देखिए मैंने आपको ये नहीं लगाना है प्रदर्शनी, ये जो है ना बस यही शब्द सही है प्रदर्शनी। ये मात्रा जो छोटी की मात्रा ये हटानी है और ये प्रदर्शनी है, ये शुद्ध रूप है। ये भगीरथी है, भगीरथी, भगीरथी कोई शब्द नहीं, नदी का नाम है जो आपने सुना है भागीरथ और भागीरथ
जो भागी गंगा को लेके आया था वो भी भागीरथ था। भागीरथी नदी भी है, भगीरथी कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ आपको भागीरथ, भागीरथी लिखना है, ठीक है। ये था आपका। अब वाक्यों का शुद्धिकरण दिया है। क्या दिया है? वाक्यों का। वाक्यों का क्या दिया है? शुद्धिकरण। वाक्यों का शुद्धिकरण है। तो एक वाक्य को आपने दिया है, बम एक प्रकार का शस्त्र है, जिसमें क्या था? बम एक प्रकार का क्या है? शस्त्र है। ये दिया था आपको शुद्धिकरण। तो आपको ध्यान करने की बात यह है कि बम एक प्रकार का शस्त्र है। शस्त्र का मतलब क्या होता है? जो हथियार होता है, जो हाथ से चलाए जाते हैं। अब देखिए, ये यहाँ शस्त्र जो है, इसकी जगह आपको क्या लिखना था? अस्त्र। क्यों? हाथ से चलाए जाने वाला था। बम हाथ से फेंका जाता है, हाथ में लेकर उसको फेंका जाता है। तो ये क्या है? बम एक प्रकार का शस्त्र है। तो शस्त्र नहीं, ये अस्त्र है। क्यों? हाथ से चलाया जाता है, इसलिए शस्त्र की जगह अस्त्र का प्रयोग करना है। और दूसरा जो आपका दिया है कि राम ने केवल क्या दिए हैं? केवल मात्र 2 क्या दिए हैं? 2 रुपये लिए। 2 रुपये लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ मात्र का कोई मतलब नहीं है। यहाँ राम ने केवल 2 रुपये लिए, यही लिखना था। मात्र को आपको हटाना था। इसके बाद मुहावरों का अर्थ दिया है। इसके बाद क्या दिया है? मुहावरों का। मुहावरों का अर्थ जो था, ये पूछा था आपसे। मुहावरों का अर्थ और प्रयोग। और प्रयोग आप अपने, हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं लिखता, अपनी अपनी बुद्धि है, अलग अलग तरीका का प्रयोग करते हैं, तो वो उनके ऊपर है। लेकिन अर्थ तो सटीक होना चाहिए। तो यहाँ जो दिया है कि जीती मक्खी निगलना। जीती मक्खी निगल। तो जीती मक्खी निगलने का मतलब क्या है? जीती मक्खी निगलने का मतलब है, जिसे अपन कहते हैं खुलेआम। खुलेआम क्या है? बेईमानी करना। खुलेआम बेईमानी। खुलेआम बेईमानी करना, या फिर कहें कि सरेआम बेईमानी करना। तो जीती मक्खी निगलना, अरे सबको पता है, फिर भी देखते देखते सबके सामने उसने झूठ बोल दिया। तो खुलेआम बेईमानी करने के लिए जीती मक्खी निगलने की बात आती है। ठगासा रह जाना, दूसरा शब्द है ठगा। ठगासा रह जाना। तो ठगासा रह जाना, इसका मतलब जो दिया है, जिसे अपन कहते हैं कि आश्चर्यचकित होना, या फिर बहुचक्का हो जाना। बहुचक्का हो जाना। बहुचक्का हो जाना, या फिर कहें कि आश्चर्यचकित हो जाना। ये 2 शब्दों को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ठगासा रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, या फिर बहुचक्का रह जाना, दोनों का अर्थ एक ही ओर संकेत करता है। अब देखिए, यहाँ लोकोक्ति पूछी। लोकोक्ति पूछी है, उनका अर्थ भी लिखना है। तो यहाँ जो दिया है कि अपना हाथ क्या है? जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब क्या है? अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है कि अपना काम स्वयं अपने हाथों के द्वारा करना। अपना हाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ क्या है? जगन्नाथ का मतलब है स्वामी। समझ लो? तो अपने काम करने के लिए अपने हाथ हैं, उनके ऊपर भरोसा होना जरूरी है, और अपने हाथों के द्वारा किए हुए कर्म ही हमको
काम आते हैं। तो अपना हाथ जगन्नाथ के लिए, इसका मतलब है अपना काम स्वयं को करना चाहिए। क्या है? अपना जो है अपना काम क्या है? स्वयं, स्वयं को क्या दिया है? करना चाहिए, करना चाहिए। अपना काम स्वयं को करना चाहिए, सीधी बात है। ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। बात एकदम सही है कि अकेला व्यक्ति किसी कार्य को, बड़ा कार्य उसको करे तो वो नहीं कर सकता। तो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जो आया अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति क्या लिखा है? अकेला व्यक्ति, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगर अकेला व्यक्ति करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। वहाँ एक समूह, एक भीड़ या कहें कि संगठन जो है, संगठन में शक्ति होती है और संगठन के माध्यम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वो मिलकर काम करते हैं तो वो हो जाता है। और उसी काम को अगर अकेला व्यक्ति करे तो वो नहीं कर सकता। ये चीज़ इसका अर्थ है। अब देखिए, एक चीज़ थी आपकी कि एक अवतरण आया था आपको संक्षेपण, और संक्षेपण में मैंने कहा था 1/3। इसका मतलब कि जो 4 लाइन ये लिखी है, अब 4 लाइन की जगह आपको 2 ही लाइन में इसको समेट देना है, 1/3 में ही उसका उत्तर देना है। इसका मतलब संक्षिप्त रूप ही, आपको संक्षेपण का मतलब है संक्षिप्त रूप पेश करना है। तो ये लिखा है, मनुष्य स्वभाव आनंदकारी होता है। तो मनुष्य के ऊपर उसके जीवन में आने वाले विभिन्न तीज त्योहारों की चर्चा इसमें की गई है। तो इसका आप शीर्षक बना सकते हो, अलग अलग बुद्धि के अनुसार उसका शीर्षक आप बनाओगे तो ठीक है। कि क्या है? मानव जीवन में जो उत्सवों का महत्व दिखाया है, मानव जीवन में क्या है? उत्सवों का महत्व दिखाया, तो ये शीर्षक आप इसको रख सकते हैं। और पलवन दिया है, पलवन का मतलब होता है विस्तार से उसको समझाना है। लेकिन यहाँ लिखा है हिंसा बुरी चीज़ है पर दास्ता उससे भी बुरी चीज़ है, सूक्ति का पलवन। अरे हिंसा क्या होती है? हैं? अरे हिंसा का मतलब है मारना, समझ लो, किसी को दुख देना है। तो हिंसा जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। हिंसा, दूसरे को दुख देना, इसका मतलब है कि परमात्मा उसको कभी माफ़ नहीं करता, और दूसरे को दुख देने के बराबर उससे बड़ा कोई दुख नहीं है, अधर्म है वो। इसलिए लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो दूसरे को दुख देना है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तो ये सारी चीज़ें, हिंसा बुरी चीज़ है। हिंसा से कभी आदमी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ये दिया है कि दास्ता, तो दास्ता का मतलब होता है गुलामी, या फिर कहें कि जंजीरों से जकड़ा हुआ, जिसे आपने सुना होगा कि पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन, परा का मतलब है दूसरों के अधीन होकर अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो फिर हमेशा अधिकारियों का दबाव रहता है। तो वो ऐसे क्या हो गया, आपकी दास्ता हो गई, आपकी गुलामी हो गई। तो दूसरे के अधीन रहकर आप कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते, सीधी बात है। तो यहाँ दास्ता उससे भी, क्योंकि उसका आदेश कौन का चलेगा? मालिक का चलेगा। मालिक जैसे चाहेगा वैसा वो काम करवाएगा। तो दास्ता उससे भी बुरी चीज़ दिखाइए। हिंसा है, हिंसा भी बुरी है, लेकिन हिंसा से भी बुरी दास्ता दिखाइए, गुलामी दिखाइए। क्योंकि मानव का शरीर, मानव की जो मानसिक शक्ति है, सब अपने से जिसके अंदर काम करता है उसी के अधीन उसकी बुद्धि काम करती है। तो थोड़ा सा इसको बढ़ाना था, ठीक है। अब इसमें निविदा का अर्थ, तो निविदा का अर्थ मैंने आपको प्रारूप बनवाया था, जिसमें इधर की साइड आपको क्या लिखना है, इधर की साइड आपको पत्र क्रमांक लिखना था। इसके बाद में बीच में निविदा सूचना लिखनी थी, और उसके बाद में इधर दिनांक लिखना था। और फिर निविदा में उसकी जो निविदाएं कब आमंत्रित की जाती हैं, कब उस खोली जाती है, किस डेट को खोली जाती है,
और मोहरबंद लिफाफे में उनको आमंत्रित किया जाता है। कितनी दरगुजार राशि है नहीं क्या, कितनी लागत लगेगी, कौन सा वो कार्य है, कितनी अवधि में उसको कराया जाएगा, ये सब कुछ डायग्राम आपको मैंने बनवा दिया है कि कार्यालय आदेश कार्यालय आदेश जिसे अपन शासन आदेश कह सकते हैं। तो सीधी बात है कि पहले प्रेषक आता है, फिर प्रेषित आता है, प्रेषक आता है, फिर प्रेषित आता है, और इधर पत्र क्रमांक आता है, पत्र क्रमांक आता है, और बीच में क्या दिया है, कार्यालय जो दिया है कि शासन आदेश, इधर दिनांक आता है, समझ लो। उसके बाद में वो लिखा जाता है। तो मैंने प्रारूप आपको बताया था। और अब है आपके निबंध। तो निबंध तो अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने दिमाग के हिसाब से जो आपको अच्छा लगा होगा वो आपने किया होगा, हैं। पहले उसका भूमिका है, फिर पॉइंट है, फिर शीर्षक है, तब जाके आपके निबंध हो पाते हैं। ठीक है, नमस्कार।